ईपीएस का मामला बहुत बार मैं उठाया दिल्ली में भी। जिस तरह से पेंशन हम लोग वो ईपीएस का मामला एक अशोक रावत जी हैं निरंतर वो लड़ रहे थे, तो उनको भी गोल मटोल दिखाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जुमलों के बादशिहत में प्राप्ति कर चुके हैं, वो गरीबों के लिए भी जुमला दिया जाता है। बड़े पूंजीपतियों को हमारे कफन तक का जीएसटी लगाकर गरीबों के राशन, खाने पीने, दूध, दही, पनीर और गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर न बने, इसलिए शिक्षा और एजुकेशन पर भी जीएसटी लगा दिया गया। धनबाद कोल फील्ड में है, जिस तरह से कोल का मटिया पीलित किया गया, लूटा, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी आकर देखे कि 5-5 क्विंटल एक आदमी मजदूर लेके चल रहा है कोयला, और किस तरह से अपने जीवन को यापन को कैसे जूझता है संघर्ष। जहां पर ये सबसे बड़ा हब होते हुए यहाँ के लोग, आप जाएंगे तो गुजरात में पाए जाते हैं, यहाँ के लोग दिल्ली में पाए जाते हैं। अगर उसके साथ जैसे 44 से 4 कोड कानून बनाकर सरकार लोगों के हक को मारने की कोशिश कर रही है। आज समस्या झारखंड के इंडस्ट्रीज में जिस तरह से 75% यहाँ के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। ईपीएस का मामला बहुत बार मैं उठाया दिल्ली में भी। जिस तरह से पेंशन हम लोग वो ईपीएस का मामला एक अशोक रावत जी हैं निरंतर वो लड़ रहे थे, तो उनको भी गोल मटोल दिखाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जुमलों के बादशिहत में प्राप्ति कर चुके हैं, वो गरीबों के लिए भी जुमला दिया जाता है। बड़े पूंजीपतियों को हमारे कफन तक का जीएसटी लगाकर गरीबों के राशन, खाने पीने, दूध, दही, पनीर और गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर न बने, इसलिए शिक्षा और एजुकेशन पर भी जीएसटी लगा दिया गया। देश के नवनिर्माण कार्य कर लोग सोचता है कि मेरा पेट पालूं और हम आने वाले भविष्य का एक निर्माण तय करूं कि हमारा बच्चा हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, हमारे संघर्ष का साथी तो है, लेकिन आने वाले देश का भविष्य बने। लेकिन यहाँ पर मजदूरों के साथ दोहन होती है। संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हमारी लड़ाई रहेगी। चाहे रामगढ़ का मुद्दा हो, जमशेदपुर का मुद्दा हो, बोकारो का है, टाटा का है, सारा स्टील और कोल फील्ड धनबाद कोल फील्ड में है। जिस तरह से कोल का मटिया पीलित किया गया, लूटा, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी आकर देखे कि 5-5 क्विंटल एक आदमी मजदूर लेके चल रहा है कोयला, और किस तरह से अपने जीवन को यापन को कैसे जूझता है संघर्ष। जहां पर ये सबसे बड़ा हब होते हुए यहाँ के लोग, आप जाएंगे तो गुजरात में पाए जाते हैं, यहाँ के लोग दिल्ली में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर केंद्र सरकार थोड़ा मदद राज्य सरकार को करती, जीएसटी का पैसा सही समय पर दे देती, इंडस्ट्रियल से वसूली कर रही है सारा, टाटा से लेके यहाँ पर बड़े बड़े बोकारो में और टाटा में। आज ही हमारा बोकारो में जो कार्यक्रम है मजदूर संवाद, इसके लिए हम लोग आएंगे। मजदूरों के बीच जो आपदा की तरह विपदा पड़ा था, जो कोरोना काल में हमने दिल्ली से बस करके भेजने का कोशिश किया, यहाँ के मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था किया, तो उसके लिए हम लोग पर केस लगा दिया गया। और उसके बाद भेजे हम झारखंड के बहुत सारे मजदूरों को, अप्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ, हम लोग जाकर विदेश मंत्रालय में वो समस्या को हमारे राजकिशोर जी और सब हम लोग, हमारे वरिष्ठ महासचिव निरंतर पत्र लिखते रहे प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं उनको, कि जो कोरोना काल में नगद राशि के तौर पे 10,000 चाहे 7200 रुपया दिया जाए। सोनिया जी को लिखती रही, प्रियंका जी लिखती रही और राहुल जी निरंतर संघर्ष करते रहे। लेकिन हम लोगों के बात को जिस तरह से अपेक्षित किया गया कि मजदूरों को हक इस देश में नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ पूंजीपतियों को 18 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। अगर मजदूर एजुकेशन लोन बढ़ा दिया जाता है कि मजदूर एजुकेशन लोन ले ले, उसका बेटा पढ़ नहीं पाएगा, चुका नहीं पड़ेगा तो फांसी लगा लेगा। आज निरंतर किसान के साथ जो 770 किसान शहादत के बाद यानी जो एमएसपी नहीं लागू किया गया, आज मजदूरों के साथ जिस तरह से परमानेंट नहीं किया जाता है, मनरेगा का पैसा नहीं बढ़ाया जाता है। हमने तो स्कीम लाया था, जिस आधार को निराधार बनाए थे, आज उसके खाते खोलते गए लेकिन खाते बंद हो गए। तो गरीबों के पास पैसा रहेगा तब तो खाते में दिखेगा। आज थाली से आटे, चावल और दाल छीने जा रहे हैं, गरीब कभी दाल उसके थाली में ना पड़े। ये देश के प्रधानमंत्री और देश के मंत्रियों का ये मंसूबा बन गया है कि देश में आने वाले आपातकालीन स्थिति खड़ा कर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब विरोधी
मजदूर विरोधी हैं। तो आने वाला विधानसभा चुनाव जो झारखंड का है, ये आप ताकत के साथ मजदूरों के पास जाइए। हमारे जितने कार्यकर्ता आज बैठे हैं सबको मैं बताऊंगा, और जो हम बोकारो में हमारा कार्यक्रम है कि आप जाइए मजदूरों की हक की बात करिए। मजदूर कैसे पीड़ित है, किस तरह से शासन का जो उपलब्धियां हैं, जो झारखंड सरकार हमारा गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्या क्या स्कीम लाया मजदूरों को, उसको भी प्रेरित करिए। और आने वाले समय में हम जो मजदूरों के लिए, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान्य जी बात करेंगे, वरिष्ठ महासचिव महोदय बात करेंगे कि हमारे देश के अनुकूलित व्यवस्था जो है, देश को संचार करने के लिए मजदूर ही ताकतवर होना चाहिए। और मजदूर को मजबूर करने का जो कोशिश सरकार का है वो बंद होना चाहिए। इसी का लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ लड़ने के लिए निरंतर पूरे देश में हम इसी तत्परता से अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि देश में पहला हक मजदूर का होना चाहिए, मजदूर मजबूर नहीं होना चाहिए। इसी के तहत हमको उनको विकसित करना है, उनके आने वाले पीढ़ी को विकसित करना है। मजदूर का बेटा आईएएस नहीं बन पाए, मजदूर का बेटा इंजीनियर नहीं बन पाए, ये सोच है। पकोड़ा तलवाना चाहते हैं, उनको जिंदगी भर मट्टी में रखना चाहते हैं। उनको बताते हैं कि नाली से आप गैस निकालिए और जला दीजिए और चाय बना लीजिए। अब ऐसे ऐसे हमारे बड़े बड़े महान नायक जो प्रधानमंत्री जैसे बैठे हैं, जो A+B का होल स्क्वायर, A2+2AB कहां से आया, तो ऐसे ज्ञान तो दे देते हैं और शिक्षा पर ज्ञान, एजुकेशन पर ज्ञान देते हैं, लेकिन शिक्षा पर जीएसटी लगाया। यही देश है भारत जो एजुकेशन पर टैक्स लगाया जाता है, कफन पर टैक्स लगाया जाता है, जो पनीर, घी, अचार और जितने चीज खाने पीने का, दही और सारा सामग्री, जो 200 रुपया किलो दाल अगर मिल रहा है, 180 रुपया किलो सरसों तेल मिल रहा है, तो कौन सा गरीब किस थाली में से खाना खा पाएगा? कहां से सब्जी और प्याज और अदरक और लहसुन का भाव तय कर पाएगा? तो आज उनको जिस तरह से पीड़ित किया जा रहा है, ये हमारे 4-5 मुद्दे हैं जो देश और प्रदेश के अनुकूलित बनाने के लिए, मजदूरों की हक को लड़ने के लिए हम माननीय आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हम लोग ज्ञापन एक माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को भी देंगे कि यहाँ के जो हमारे मजदूर हैं जो झारखंड से पलायन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। झारखंड में ऐसे विकसित व्यवस्था होना चाहिए, हर इंडस्ट्रीज में 75% भागीदारी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरह से जिन लोगों का भूमि अधिग्रहण किया गया, उनके परिवार को नौकरी आश्रितों को मिलनी चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं हमारे झारखंड का, इसकी लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ेगा। झारखंड के लोगों को भी ये तत्परता से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा कालखंड यह है कि यहाँ पर मजदूरों की हक लड़ने वाला मजदूर नेता तो बन जाते हैं, लेकिन मजदूर मजबूर हमेशा रहता है। कोई जाके भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाता है, भारतीय जनता पार्टी का बात करने, बीएमएस के साथ मिलकर कंसेंट बना लेते हैं, और उसके बाद करना था गरीबों की बात, करने लगते हैं अमीरों की बात। पूंजीपति इंडस्ट्रियों के मालिकों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जिस तरह से मजदूरों के पेट पर यहाँ के कुछ मजदूर नेता भी मजबूर कर देते हैं। आने वाले समय में हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ एक देश के आम आवाम गरीबों, जो मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा, और जब तक सांस चलेगा हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे। यही हमारा एक विचार है, जिसको हम आपके समक्ष रखकर इस झारखंड के पावन भूमि, भगवान बिरसा मुंडा के भूमि से ऐलान करते हैं, जब जब कोई भी विपदा मजदूरों पे आएगी, उसकी लड़ाई हमारे अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ महासचिव, हमारे सचिव, राष्ट्रीय जितने प्रादेशिक कार्यकारिणी के लोग एक मुक्त होकर एक झारखंड से आवाज निकलेगी, पूरे देश तक गूंजेगी। यही धारणा के साथ हम आए हैं। ये धारणा को मजबूत करके इंडस्ट्रीज में हक मिलना चाहिए। ये जो जिस तरह से यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। उनके जमीन को अधिग्रहण देखे होंगे आप, अडानी को यहाँ पर 1 गज जमीन 1 रुपया के हिस्से से दिया गया। जिस तरह से लुटेरों की तरह लूटे, जब भाजपा की सरकार थी, जो सीएम थे, इतना अडानी को यहाँ पर फैला दिए पैर। और हमारे बगल में राज्य छत्तीसगढ़ में भी अडानी को जिस तरह से व्यवस्थित करने का काम किया गया, यह देश के गरीबों और आम लोगों के हक को, गरीबों और मजदूरों के हक को बांधने का कोशिश किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अनुकूलित व्यवस्था के तहत यहाँ के लोगों, इतना बड़ा हब होते हुए, इंडस्ट्रियल हब होते हुए, यहाँ में बेरोजगारी है, गरीबी है,
आज हम सुबह एयरपोर्ट से जब रास्ते में आ रहे थे, लोग पत्तल का ठोंगा बना रहे थे। ये बताइए कि अभी वही विकसित कहां से कहां पहुंच गया, और आज भी पीड़ित है कि 20 रुपया जुगाड़ हो जाएगा तो शाम का रोटी मिलेगा। तो ऐसे गरीब यहाँ आदिवासी क्यों मजबूर है? इस मजबूरी का फायदा जो केंद्र सरकार से इनको आश्रितों को पैसा नहीं आता है, ईपीएस में पेंशन जो देने का 1,000 रुपया 700-300 रुपया दिया, जहां हम 7,000 और 10,000 का मांग कर रहे हैं, और उनको मेडिकल सब्सिडी मिलना चाहिए। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं और देश के अनुकूलित करने वाले मुद्दे हैं। देश के व्यवस्थित व्यवस्था को जो तैयार किया है, जो हमारे कल कारखाने फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को निर्यात किया है, जो हमारा मजदूर है अपने खून से और पसीने से, उसको पैसा नहीं दिया जाता है, उसको इंडस्ट्रीज में हक नहीं दिया जाता है। बैक दरवाजे से बड़े पूंजीपतियों को सहयोग किया जाता है, और यही असहाय लोग को हम सहायता करने के लिए हमारा यूनियन जो पूरे 22 राज्यों में आज काम कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ फेडरेशन हमारा, आज वही ताकत के साथ झारखंड से हम ये आवाज लेकर चले हैं। झारखंड के तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में हमें निर्णय लिए हैं और शपथ के साथ बोले हैं कि जब जब परेशानियां आएंगी मजदूरों का, जो हमें आवाज देगा उस आवाज को मैं बुलंद कर कर उनको हक दिलाऊंगा। बाकी हमारे वरिष्ठ महासचिव जी और अध्यक्ष जी, यहाँ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ निजी जो यहाँ पर जो कार्यरत व्यवस्था है, किस तरह से उनको सहयोग कराया जाएगा, मजदूरों की हक की लड़ाई क्या, तो इसका इस पर विस्तृत रूप से जानकारी अभी वरिष्ठ महासचिव डॉक्टर हौसला प्रसाद जी आपको कुछ बताएंगे। साहब ने यहाँ पे आयोजित किया है रांची में, और जो एक मुख्य मुद्दा अभी अभी हमारे सामने आया है, तो उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि यहाँ पर कोल फील्ड द्वारा जो भूमि अधिग्रहित की जाती है, तो नियमानुसार जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाती है उनको मुआवजा दिया जाता है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर जिसकी भूमि अधिग्रहित की जाती है उनको नौकरी देने की बात हो। लेकिन हमारे पास कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं, कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं जिनसे ये पता चलता है कि आज लगभग 12 से 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनको उनकी भूमि अधिग्रहित किए जाने के बावजूद कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, ना कोई नौकरी दी गई है। तो आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक ये निरंतर मजदूरों के लिए, मजदूरों पर जो अन्याय हो रहा है उसके निवारण करने के लिए, मजदूरों के सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए ही अपना काम कर रही है। और उस हिसाब से हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ यहाँ की राज्य सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सर, कोल फील्ड के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो दूषित पर्यावरण में रह रहे हैं, पानी भी दूषित है वहाँ का, उनके विस्थापन के लिए केंद्र सरकार बार बार देखिए, ओशा एक्ट 1993 में एक एक्ट बना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एनवायरनमेंट हेल्थ जो एक्ट होता है, हम उसको ओशा एक्ट के नाम से जानते हैं। और उसके अनुसार इस तरह के कोल फील्ड हो गया, माइनिंग फील्ड हो गया, बीड़ी कामगार हो गए, चाहे जो जिससे लंग्स वगैरह में, फेफड़ों में अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, दूषित हवा हो, दूषित पानी हो, वहाँ पर इस एक्ट के अनुसार काम किया जाता है। फैक्ट्रीज़ एक्ट के अनुसार भी ऐसे लोगों को काम करते समय कार्यस्थल पर सारी सुविधाएं देनी, ये जवाबदारी नियोक्ता की है, मतलब जो कंपनी का मालिक होगा उसकी है। और अगर ये कानून हमारे पास हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है और ओशा एक्ट है, तो हम समझ रहे हैं कि जिन्होंने कंपनियां स्थापित किए उन्होंने इन कानून का पालन करना आवश्यक है। और यदि पालन नहीं हो रहा है तो हम आपके माध्यम से किसी भी शिकायत को राज्य सरकार शेतपुर टाटानगर से, और इस वक्त पूरा झारखंड की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव ने मेरे ऊपर दायित्व दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि शुरुआत हम जमशेदपुर से ही करें, जहाँ पे टाटा का औद्योगिक घराना है और बहुत सी फैक्ट्री इस वक्त वहाँ मौजूद है। एक वक्त में वहाँ पे 80 से 90 हज़ार वर्कर्स काम करते थे, आज 12,500 वहाँ कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, जिनको
2 से 3 महीने में हो सकता है कि 5,000 लोगों को घटा के कम कर दिया जाए और वहाँ पे इस वक्त मौजूदा स्थिति रह जाएगी 7,500 वर्कर्स की। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रजिस्टर्ड रिलेशंस था सबको ख़त्म किया जा रहा है। और इस जब टाटा का वहाँ स्थापना हुई थी तो इन चीज़ों पे खासकर ध्यान रख के उनको ज़मीन भूमि आवंटन किया गया था कि आपको स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा सब फ्री देना है करीब करीब 8 किलोमीटर की दूरियों पे। पर वो सब चीज़ें आज 10 साल में, 15 साल में ख़त्म कर दी गई। अब हर चीज़ का वो पैसा ले रहे हैं और दोगुना पैसा ले रहे हैं। और जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव सब लोग आए हैं झारखंड की धरती में पहली बार, तो आज का जो प्रोग्राम है वो बोकारो में है। तो वहाँ हम लोग सब अब थोड़ी देर में निकलेंगे और जो शोषण हो रहा है इस वक्त झारखंड में और झारखंड की धरती में जितने भी झारखंडी लोग हैं सब विस्थापित होते जा रहे हैं इधर उधर काम की तलाश में। ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, ना उनको न्यूनतम दर मिल पा रहा है, ना उस चीज़ पे वो काम कर पा रहे हैं। तो यही सब मुद्दे को लेके हम लोगों को चलना है और अपना पूरा इंटक फेडरेशन को मजबूती से यहाँ रखना है उसको। क्या आप विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं? हाँ, विधानसभा चुनाव भी हम लड़ रहे हैं, मतलब हमने अप्लाई किया है अभी। सर, मनरेगा को लेकर के काफ़ी इश्यूज हैं झारखंड में, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, हम लोग तो लगे हुए हैं। देखिए, जैसे ही मोदी सरकार आई थी उन्होंने तो बोला कि ये कांग्रेस का एक मकबरा है जिसको हम साथ लेके चलेंगे, ये एक निशानी है जिसको हम सबको बताते हुए चलेंगे। आज उनको समझ में आ रहा है कि मनरेगा कितना सफल चीज़ था कांग्रेस का। कोरोना काल में तो ये मील का पत्थर साबित हुआ कोरोना काल में। आज वो जो है वो, और हम लोग तो राहुल जी ने हर जगह अपने भाषण में बोला है कि इसको हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 270 दिन और 300 दिन का कर देंगे, और जो 200 मिल रहा है डेली का वेजेस उसको हम 450 कर देंगे। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हो रही सब केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। जैसे कोलेरी बेल्ट है तो ये केंद्र का है, उससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। स्टील, इस्पात जो हो रहा है वो सब जो है केंद्र से शासित काम सब है, ये सब उससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। जो कोयलेरी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के जो मजदूर है या जो कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर है, उन लोगों के हितों की बात कोई नहीं करता है। उन लोग सिर्फ आते हैं कहीं प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, अब हम लोगों को आप देखिएगा पूरा कोलियरी बेल्ट में आप हम लोगों को देखिएगा, वो झरिया हो, धनबाद हो, हर बोकारो हो, हर जगह हम लोग नज़र आएंगे और हमारे लोग नज़र आएंगे जितने भी लोग हैं इंटक फेडरेशन के। क्योंकि इंटक का जो 2-3 और प्रारूप है, कई लोग तो फॉल्स है, कई लोग अपने वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। उसको कैसे पाटिएगा आप लोग? नहीं, आज के डेट में इंटक जो है, इंटक एक तरह का देख लीजिएगा आप तो उसमें सब जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अब इंटक में कांग्रेसी बचा कौन है? आप उनको बोलिए अपना प्रदेश का, झारखंड का लिस्ट मुहैया करवाएं, आपको हम बताएंगे कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है और कौन आरएसएस का पदाधिकारी है। इस वक्त इंटक में कोई बचा ही नहीं है कांग्रेसी, सब उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग भरे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक। सर, झारखंड एक आदिवासी बहुमूल्य स्टेट में आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से इनका विस्थापन हो रहा है, चाहे कोल माइंस की तहत ले लीजिए, जंगल काटे जा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा और ऐसे हार्श कंडीशन में रहने को मजबूर है ये। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में देखा जाए तो हर एक चीज़ यहाँ उपलब्ध है। यूरेनियम है, अब्रक है, आयरन है, ओर है, स्टील का है, कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ। उसके बाद भी यहाँ के लोग जा रहे हैं दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता में जाके काम कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। और ये जब से मोदी सरकार आई है तब से ज़्यादा हुआ है। 23-24 का आप आंकड़ा उठा के देखिएगा कि केंद्र सरकार की नीतियों से 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, नौकरियां गई हैं उनकी। आज बोकारो में क्या
बोकारो में आज